कभी कभी सेहत का फैसला कोई दवा नहीं बल्कि एक घूंट पानी करता है। ग्लास वही, पानी वही, लेकिन उसका तापमान बदलते ही कहानी और उसका असर बदल जाता है। और सबसे पहले ये चिलिंग कोल्ड यानी बर्फ वाला पानी गर्मी में तुरंत राहत देता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि ये पेट की अग्नि को कमजोर कर पाचन धीमा कर देता है, गला सेंसिटिव हो सकता है और अचानक ठंडक से शरीर को थर्मल शॉक जैसा एहसास होता है। और दूसरा है कोल्ड वाटर। बहुत ज्यादा बर्फीला नहीं, कभी कभी चले तो ताजगी देता है कोल्ड वाटर। लेकिन रोज रोज अगर यह आदत बन जाए तो पेट को खाना पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खास तौर से उमस के मौसम में, जब शरीर पहले ही पसीने से खुद को ठंडा करने की कोशिश में लगा रहता है। और तीसरा होता है रूम टेम्परेचर वाटर। ये सबसे बैलेंस्ड माना जाता है। ना पेट पर इसका कोई असर पड़ता है, ना ही झटका लगता है, ना शरीर पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस। हाइड्रेशन भी एकदम सही मात्रा में होता है। डाइजेशन भी काफी आसान होता है इससे। गर्मी उमस में बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में साफ, सुरक्षित और नॉर्मल पानी सबसे बेहतर रहता है। और देखिए, चौथा है वार्म वाटर यानी हल्का सा गुनगुना पानी। ये पेट को बहुत सुकून देता है, डाइजेशन को सपोर्ट करता है, ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद करता है और शरीर को अंदर से शांत करता है। भोजन के बाद अगर आप हल्का गुनगुना पानी पिएं तो ये काफी फायदेमंद है। लेकिन पानी का तापमान ही सब कुछ नहीं, पानी साफ भी होना चाहिए, क्योंकि दूषित पानी से डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और पेट के संक्रमण हो सकते हैं। लंबे समय तक खराब पानी किडनी और स्किन तक को परेशान कर सकता है। आज चिंता इसीलिए भी बड़ी हो रही है क्योंकि गर्मी बारिश के साथ साथ उमस बढ़ रही है दिन ब दिन। जब हवा में नमी ज्यादा हो जाती है तो पसीना सूख नहीं पाता, शरीर की गर्मी अंदर जमा होने लगती है और डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक, हार्ट और सांस की दिक्कत का खतरा बढ़ जाता है। और इसीलिए पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, शरीर की सुरक्षा के लिए भी पानी जरूरी है। तो आज सवाल यही है कि कब ठंडा पानी पिएं, कब नॉर्मल पानी और कब गुनगुना पानी, और कैसे पानी की सही आदत से सेहत को परफेक्ट रखा जा सकता है अगर उसके साथ योग का तालमेल बिठा लिया जाए। बस यही बताएंगे आज हमें स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। देखिए स्वामी जी, पानी के इतने सारे रूप आज हम ढूंढ के लाए हैं। चल ही जीवन है ये तो सुना, और उस जल के सारे प्रकार, रूम टेम्परेचर का, और फिर उसमें भी थोड़ा सा गुनगुना, फिर तेज गर्म पानी, और इसमें भी एक और जोड़ देता हूँ, मेडिकेटेड वाटर। यद्यपि 70% शरीर में जल ही है, अब उसमें जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पी लेते हैं तो पेट का एकदम जो बैक्टीरिया है, बायोलॉजिकल बैलेंस एकदम फर्स्ट क्लास रहता है, क्योंकि 2 किलो करीब हेल्दी बैक्टीरिया पेट में रहते हैं। प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स के रूप में बाहर से जो हम लेते हैं तो भीतर भी एक कार्य निरंतर चल रहा होता है। तो हम रोज़ जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिए। जिनका पेट गड़बड़ रहता है, जिनको कोआइटिस रहता है, उनको बेल का पानी या सौंफ का पानी या इसबगोल का थोड़ा पानी, और जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको त्रिफले का पानी, और लौकी का जूस भी पानी की तरह ही होता है, ये भी पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर सर्वकल्प, कायाकल्प का पानी पेट के लिए और चमड़ी के रोगों के लिए। मेधा क्वाथ का पानी मस्तिष्क के लिए, अर्जुन का पानी हार्ट के लिए, स्वासारी या मुलठी का पानी वो कफ के रोगों के लिए। और वैसे तो शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा या दूधी घास, कोई भी ऐसी जलीय जो औषधियाँ है ना, औषधीय जल, ये बड़ा जबरदस्त है। सूर्य नमस्कार करना चाहिए थोड़ा रोज। दंड बैठक के पावर योग का सेशन तो एकदम रोज ही करवा देते हैं। तो औषधीय जल, और सामान्य रूप से कफ रोगों में गर्म पानी अथवा मुलठी का पानी, पित्त रोगों में सौंफ का पानी, वात रोगों में थोड़ा सा उसमें एलोवेरा, गिलोय, पारिजात या निर्गुंडी आदि कोई भी, या मेथी का पानी। तो औषधीय पानी, वात और कफ रोगों में थोड़ा उष्ण जल, पित्त रोगों में जैसे रूम टेम्परेचर वाला पानी। बाकी जो आइस वाटर आदि है तो सच में कतई ठीक नहीं है। बहुत अच्छा कहा आपने।
नहीं तो घड़े का पानी, जब बहुत गर्मी होती है ना तो शरीर थोड़ा ठंडक चाहता है, तो उसमें घड़े का पानी बेस्ट है। तो ऐसे, और बाकी तो कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर, सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर जो तबाही मची हुई है, और इसमें इतने खतरनाक रसायन, इतने आज स्वामी जी हम लोग खतरनाक ना फ्लेवर, और उसमें चीनी और कुछ तो कैफीन आदि, इतने एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर, वो तो बहुत ही खतरनाक है। उससे तो एक बच्चे की तो ज़्यादा, क्या रेड बुल या पता नहीं कौन सा ब्रांड पिया था, मौत हो गई। सच में कोल्ड ड्रिंक पीने से भी नोएडा के पास ही एक पहली मौत हुई थी। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, ज़्यादा ये एनर्जी ड्रिंक्स, और फिर इससे पीने से तो मौत तक हो जाती है। ये बड़ा खतरनाक खेल है। तो कई बार हम चीज़ों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन ये सच में बहुत खतरनाक हो सकता है। तो पानी को स्वामी जी जो लोग आज तक हल्के में ले रहे थे, सूर्य नमस्कार, आज हम उन्हें पानी पानी करेंगे और पानी के सारे आयाम जो है सबके सामने रखेंगे स्वामी जी। और आयुर्वेद भी स्वामी जी कहता है कि पानी जो है वो सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, बल्कि अग्नि यानी पाचन शक्ति से जोड़कर इसको आयुर्वेद में देखा गया। आजकल लोग खाना खाते ही बर्फ वाला या बड़ा ठंडा सा पानी पीने को बहुत अपनी शान समझते हैं। दरअसल इससे आपको नुकसान हो रहा है। इससे पाचन आपका धीमा होता है, गैस, एसिडिटी, भारीपन और कफ वात की दिक्कत भी इससे बढ़ती है। तो स्वामी जी, ऐसे लोग जिनको बिल्कुल से फ्रिज का बिल्कुल चिल्ड वाटर पीने की आदत है, ज़रा उनको समझाइए कि ये कैसे उनको नुकसान कर रहा है, और योगाभ्यास के साथ साथ ज़रा उनको बताइए कि सही पानी। दरअसल क्या है ना, उनको ऐसा लगता है उनके घर में फ्रिज है, उनके घर में आइस है, और वो दुनिया से अलग है। और आपके पास फ्रिज नहीं, आप घड़ा इस्तेमाल करते हैं, नींबू पानी पीते हैं, गुनगुने पानी में नींबू डाल करके पीते हैं। तो कई बार लोग अपनी शोहरत दिखाने के लिए, दुनिया से थोड़ा डिफरेंट दिखने के लिए, तब ये चौचले करते हैं, तब ये आइस वाटर पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक में जो है, देखो, खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक, उसमें भी आइस डाल करके फिर पीना, अथवा दारू में भी आइस डाल करके पीना। अरे पीना है तो विनेगर पी लो, थोड़ा एप्पल का विनेगर पी लो, जामुन का विनेगर पी लो, या जो है चुकंदर का विनेगर पी लो, या द्राक्षा सव पी लो, कुमारिया सव, पुनर्नवारिष्ट कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट, और कब्ज है तो अभयरिष्ट आदि पी लो। ब्रेन नर्वस सिस्टम थोड़ा डाउन रहता है और थोड़ा एनर्जी को इन्हेंस करता है, करने के लिए, एनर्जी को इन्हेंस करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के नाम पर तो आजकल एक बहुत बड़ा बखेड़ा चला, और इसके खिलाफ एक पूरा आंदोलन खड़ा हो चुका है पूरी दुनिया में एनर्जी ड्रिंक्स के खिलाफ। तो ये खाने के बाद जो कई तरह के लोग चोचले करते हैं ना, उनको समझने की ज़रूरत है कि भैया ये शरीर जो है ना एक अग्निपिंड है। दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज ए कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। सप्त धात्वाग्नि, ये पावर योग का सेशन भी पूरा कर देता हूँ। साधारण दंड या भुजंगासन, और इसमें फिर हनुमान दंड, चक्रदंड, पार्श्वदंड, पलटदंड, शेर दंड भी लगाएं थोड़ा। सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, ये योगाग्नि से, प्राणाग्नि से प्रदीप्त होती है। जैसे आप ठंडा पानी पीते हैं तो आप अपने आप को आफत में, संकट में, मुसीबत में डालते हैं। सप्त धात्वाग्नियों को, माने पंचभूताग्नियों को, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सप्त धात्वाग्नि, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, इन सब को आप मुसीबत में डालते हो। ये सारे शब्द तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन वो जो ये ठीक नहीं है। आपने जो चोचला शब्द इस्तेमाल किया है ना, वो अपने आप में काफी पर्याप्त है। उससे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि क्या क्या बखेड़ा लोगों ने खड़ा कर रखा है अलग अलग चीजों के नाम पे, और उसी वजह से सारी मुश्किलें हैं। स्वामी जी देखिए, बहुत ठंडा पानी जो है वो पेट के लिए, आंतों की मूवमेंट के लिए, इन आंतों की मूवमेंट को भी स्लो कर देता है, सुस्त कर देता है। जबकि जो गुनगुना सा पानी है वो डाइजेशन में भी मदद करता है, बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, डिटॉक्स करने में मददगार माना जाता है। तो स्वामी जी, जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत है, इनडाइजेशन की शिकायत है, पेट फूलना उनकी बार बार शिकायत वो करते हैं, और सुबह पेट साफ नहीं हो रहा, ये सारी परेशानियां जिनको हैं, वो उनके लिए सही पानी कौन सा है? हल्का गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी?
रूम टेम्परेचर। अच्छा हुसैन भाई, जी, एक बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई आदमी जिंदा है या मुर्दा उसकी पहचान क्या है? उसका हाथ देखते हैं तो बोलते हैं भाई ठंडा पड़ गया है, तो ठंडा पड़ गया इसका मतलब मर गया। खत्म। तो आदमी की जो गर्मी है वो उसकी ताकत है, और आदमी ठंडा पड़ गया मतलब वो मुर्दा है, और जिंदा जीवी वो मुर्दा है, उसकी जीवनीय शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए हम हर दिन यहाँ पर योगाग्नि से लोगों की ऊर्जा को जगाते हैं और लोगों को ये बताते हैं भाई आ जाओ हमारी शरण में, आ जाओ इंडिया टीवी की शरण में। और देखो ये जो बॉडी टेम्परेचर ना सबसे अच्छा है। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 27 तक तो सब लोग ठीक रहते हैं, जैसे ही 37 पर पहुंचता है ना टेम्परेचर लोग उबलने लगते हैं। 30 तो आदमी जो है ना, तो बैलेंस, सबको बैलेंस चाहिए। वातानुकूलित भी क्या है, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी लोगों से सहन नहीं होती, ज़्यादा ठंड में लोग जम जाते हैं, ज़्यादा गर्मी में लोग उबलने लगते हैं। तो भैया पानी भी समशीतोष्ण पी लो ना। इसी को हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा समदोष समाग्नि से समधातु मरक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय बना स्वस्थित्य विधीयते। और आयुर्वेद चिकित्सा को अंततः काय चिकित्सा का है, और काय चिकित्सा मैंने अग्नि चिकित्सा, उसी को मैंने सप्त धात्वाग्नि पंचभूताग्नि जठराग्नि कह करके, और उसको प्राणाग्नि से योगाग्नि से कैसे उद्दीप्त करते हैं ये कहा। तो ये जो बहुत ज़्यादा ठंडा बहुत ज़्यादा गर्म वो भी ठीक नहीं है। हाँ, विशेष परिस्थितियों में जब वात और कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब औषधीय पानी, जैसे मैंने कहा कफ रोगों में मुलेठी का या स्वासारी क्वाथ हम पिलाते हैं, पित्त रोगों में दशमूल का या पीड़ांतक क्वाथ आदि पिलाते हैं, इसमें वात रोगों में, और पित्त रोगों में जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन आदि। तो ये जो समशीतोष्ण वाला सबसे अच्छा है। समत्वम योग उच्यते आयुर्वेद में कहा। तो समता ये बहुत जरूरी है। जो है अपने जॉर्ज फर्नांडिस थे, उन्होंने तो अपनी पार्टी का नाम ही समता पार्टी रखा था। और समाज में भी चारों तरफ समता की बात होती है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध सब जाति वर्ग समुदायों के बीच, मजहबों के बीच में समता का भाव रहना चाहिए, ममता का भाव रहना चाहिए। समाज में संतुलन, पति पत्नी में, माता पिता बच्चों में, गुरु शिष्यों में, सब जाति वर्ग समुदायों में, सब आय वर्ग के लोगों के बीच में, सभी जगह समाज में जितना समता होगी, जितना संतुलन रहेगा, समता तक तो ठीक था स्वामी जी। ये सुख का भी आधार, ये समृद्धि का भी आधार है, ये न्याय का भी आधार है, और इसी से पूरी मानवता सुखी रहेगी। ये बड़े आप ममता तक चले गए तो मुझे लगा ऐसा ना हो कि कोई नाराज हो जाए। बहरहाल स्वामी जी देखिए, ये भी ठीक है कि अगर बहुत गर्मी पड़ रही है अगर बहुत गर्मी पड़ रही है तो ठंडा पानी कभी कभी राहत तो देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बार बार यही बर्फ वाला पानी अगर पिया जाए तो गला जो है वो बैठ जाता है और थ्रोट सेंसिटिविटी की शिकायत हो जाती है। कई बार खांसी, टॉन्सिल, कफ, ये सारी परेशानी होती है। तो जिन लोगों का गला स्वामी जी जल्दी खराब होता है, ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, कई बार तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का अटैक पड़ जाता है लोगों को, जिनको अस्थमा कफ कोल्ड हो, और लोगों की मौत तक हो जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से मौतें होती है लोगों की। जितने लोगों की मौत हार्ट अटैक से नहीं होती, जितने लोगों की मौत कैंसर आदि से नहीं होती, रोड एक्सीडेंट से नहीं होती, उससे सबसे ज्यादा मौतें पूरी दुनिया में रेस्पिरेटरी के अटैक से होती है। और उसमें ठंडा पानी जहर का काम करता है। अपनी कब्र हम खुद खोदते रहते हैं। तो जिन लोगों का स्वामी जी गला सेंसिटिव होता है उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी है, उन्हें क्या क्या उपाय करना है आपके लिए? ठंडा पानी तो खैर नहीं पीना बिल्कुल। एक तो ठंडा पानी, आइस वाटर तो पीना ही नहीं है। वैसे मैंने तो करीब 20-25 साल तक गुनगुना पानी पिया है, गर्म पानी, क्योंकि दिन भर मुझे बोलना पड़ता था। इतना पुरुषार्थ किया है मैंने, गले से तो इतना काम लिया है। गला भी सोचता होगा किसके पल्ले पड़ गए हैं। बाबा जी सुबह से 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक इससे काम लेते, पेट भी सोचता होगा जब देखो कपाल। एक बार तो सपने में हुसैन भाई मेरे को कपालभाति होने लग गया। मैंने भगवान जी से प्रार्थना की, हे मेरे परमात्मा, रात को तो सो लेने थे
रात को कपालभाति शुरू हो गया, सच्ची बोल रहा हूँ आपसे। तो जो है ये तो खैर अभ्यास की बात है, लेकिन आपको हम ये बताते हैं कि जिनका सच में गला खराब है, जिनको टॉन्सिल ज़्यादा रहता है, कफ कोल्ड है, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है, उनको मुलेठी का पानी सबसे सेफ है। अच्छा, कई बार ज़्यादा गर्म चीज़ें ना, जैसे हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा, बनफसा, ऐसे पान और भी काली मिर्च और ये पिपली, जावित्री, जायफल, केसर, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें भी ना फिर कई बार पित्त बढ़ा देती है, अल्सर बढ़ा देती है, वो भी ज़्यादा ठीक नहीं है। सब जगह संतुलन तो रखना पड़ता है। और सच में किसी किसी का तो इतनी सेंसिटिव प्रकृति होती है कि वो यदि थोड़ा सा भी ठंडा पानी पी ले ना तो एकदम से उनका गला चौक हो जाता है, रेस्पिरेटरी चौक हो जाता है। तो अपनी प्रकृति के अनुसार सबके लिए सेफ है मुलेठी का पानी। और ज़्यादा ही कफ कोल्ड बढ़ा हुआ हो तो स्वासारी क्वाथ का पानी, नहीं तो पीपल, पीपला, मूल, चित्रक, चब्बे, सूंठ, इसको पंचकोल कहते हैं, पंचकोल का पानी। तो कफ में ये, वात में मेथी का पानी और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का पानी, और वात में। और फिर पित्त में, जिनको पित्त बहुत बढ़ा हुआ है उनको एलोवेरा, सौंफ आदि का पानी या जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन एक साथ ऐसे पिला देते हैं। तो ये जिनका गला सेंसिटिव होता है फिर उनको थोड़ा सा कंठामृत, ब्रोनकोम, लवंग आदि या खदरादि बटी, मुंह में थोड़ा सा मुलेठी, मिश्री, काली मिर्च, इसमें भी बैलेंस बनाना पड़ता है। मिश्री ठंडी होगी, काली मिर्च, मुलेठी और दालचीनी आदि थोड़ा सा उष्ण होती है। अब पाचन के लिए योग चल रहा है, पाचन गड़बड़ा जाए तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि लंबा करना। और पानी का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसका सीधा संबंध लीवर से है, किडनी से है, आंतों से है, पूरे शरीर के आरोग्य से है, स्किन से। पानी गड़बड़ होने से स्किन भी गड़बड़ होती है। और पानी का संबंध पूरे सिस्टम से है। शरीर में 70% तो पानी है ना, तो एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन और उनकी पूरी आंतरिक गतिविधियाँ, ज़्यादा पानी पीने से और कम पानी पीने से शरीर के अंदर बहुत प्रकार के इम्बैलेंसेज आते हैं। तो संतुलन बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाई। स्वामी जी, मैं अभी ऐसे एक बात मेरे दिमाग में, जहन में आई है। ये ईश्वर ने, स्वामी जी, जो इंसान बनाया ना, ये बड़ा मज़ेदार प्राणी है। ये अपनी करनी को सही साबित करने के चक्कर में 36 एक्सक्यूज़ ढूंढ लेता, बहुत सारे जुगाड़ निकाल लाता है। अब वो लोग, स्वामी जी, जो थोड़ा ठंडा पानी पीने के आदी हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, ठंडा पानी ठीक होता है साहब, वो जो बर्फ़ वाला पानी होता है ना, वो ख़राब होता है। तो कौन सा पानी ज़्यादा ख़राब है, कम ख़राब है? अभी इसमें भी थोड़ी सी जंग चल रही है कि आइस वाला पानी जो है वो नुकसान करेगा, फ्रिज में बॉटल में पानी रखा है जो वो नुकसान नहीं करेगा। ये भी एक तरह की नई बहस चल रही है। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था, शायद मेरी आवाज़ आप तक नहीं गई, कि ईश्वर ने जो ये इंसान हम सबको बनाया ना, हम बड़े मज़ेदार प्राणी हैं। हमने अपनी करनी को डिफेंड करने के लिए तरह तरह के एक्सक्यूज़ ढूंढ लिए हैं, बहुत सारे जुगाड़ तलाश कर लिए हैं। तो स्वामी जी, वो लोग जो ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, उन्होंने एक बेहतरीन बहाना ढूंढा कि भाई बर्फ़ वाला पानी ख़राब होता है, और ये जो बॉटल में भर कर रखा है फ्रिज में पानी ठंडा हो गया है, वो ख़राब नहीं है साहब। अब तो कौन ज़्यादा ख़राब है, कौन कम ख़राब है, ज़रा ये भी बता दीजिए। ये तो लाइक डिसलाइक है ना, पानी से लेकर के, खाने पीने से लेकर के, व्यक्ति से लेकर के, हस्बैंड वाइफ से लेकर के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में आई लाइक एंड आई डोंट लाइक। और फिर ये लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो एक दूसरे की जान पर बनाती है। ये सब मामला देखो, कहीं पर भी चोरी चकारी, हेरा फेरी, लाइकिंग डिसलाइकिंग में हमें अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट खोना नहीं है। देखो, हर बात में हमारा संविधान भी सिखाता है, हमारे जो है वेद, दर्शन, उपनिषद, कुरान, पुराण, सब शास्त्र ही सिखाते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब अपना विवेक मर गया, हाँ बोले इसकी तो मति मारी गई। विवेक नहीं मरना चाहिए। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वभौमिक दृष्टिकोण और एक सर्वहितकारी दृष्टिकोण हमें रखना चाहिए, अपना और सबका, जिसमें हित होता हो।
तो राइट और रॉन्ग का डेफिनेशन बस मुझे अच्छा लगता है। अब अच्छा लगने में और अच्छा होने में फ़र्क होता है। तो खाना पीना हो, संबंध हो, काम हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, कारोबार हो, कुछ भी हो, तो ये आपने ठीक बताया कि आइस वाला वाटर तो नहीं, लेकिन वो जो है कांच की बोतल ही उसमें रख दी फ्रीजर में, वो जाम हो गई, उसको पी रहे बोले मैं तो ये देखो, किसी भी तरह से अति उष्ण और अति ठंडा दोनों ही अच्छे नहीं होते। समशीतोष्ण समशीतल त्याग ही नहीं नीति, चले इस स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो ये सारी जो बातें हैं उनका सार ये है कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट Balance. नहीं छोड़ना है, सार ये बैलेंस है। तो देखो, लेकिन स्वामी जी विवेक जी आए हुए हैं, आज दफ्तर में मेरी मुलाकात भी हुई। आप कह रहे थे कि वो गुजर गए। बहरहाल अगला विषय आपके हवाले करता हूं स्वामी जी। स्वामी जी देखिए, इस उमस भरे मौसम में जब पसीना सूख नहीं पाता, शरीर की गर्मी अंदर जमा होने लगती है और सांस लेने में दिक्कत लोगों को होने लगती है, और ऊपर से बहुत ठंडा पानी कफ बढ़ाकर रेस्पिरेटरी सिस्टम को परेशान करता है, तो फिर अस्थमा, एलर्जी, कफ, सांस फूलने वाले लोगों को और दिक्कत होने लगती है। तो इस तरह के लोग स्वामी जी कैसे खुद को बचाएं? और बहुत अगर गर्मी लग रही है तो भी क्या थोड़ा सा भी ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है? हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा ना। उसमें क्या करना है, देखो मुलेठी का पानी उबाल करके और फिर उसको रख देते तो वो रूम टेम्परेचर पर आ जाता, उसको पी लिया करें, सच में उससे अप्रतिम लाभ होगा। फिर ब्रोनकोम और कंठामृत चूस ले, स्वासारी बटिया स्वासारी गोल्ड खाने के बाद ले ले। हमारे यहाँ पर तो च्यवनप्राश से लेकर के बालप्राश से लेकर के, और फिर पहले तो जो है कनकारिष्ट आदि पिलाते थे, कंटकारिष्ट या कंटकारी अवलेह, ऐसी ये सब चीज़ें थी। और इसमें कफ, मैंने अपने अनुभव की एक बात बताता हूँ। कई बार बहुत लोग सोचते होंगे कि भाई स्वामी जी का तो गला क्यों नहीं खराब होता, थोड़ा बहुत कभी हल्का सा हुआ तो हमने थोड़ा यही ब्रोनकोम चूस लिया है और अणुतेल या ज्योतिषवती डाल लिया। इसमें एक उपाय हम अपनाते हैं, चना और किशमिश, द्राक्ष, काली द्राक्ष खाते हैं, एकदम से पूरा ही चेंज हो जाता है। चना और काली द्राक्ष, और दूध में हल्दी, तुलसी, शिलाजीत, अदरक, अश्वगंधा, मुलेठी, इसको उबाल करके उसको पिला दें साहब। और हमारे गुरुजी तो सामान्य कफ कोल्ड में भी दही की प्रकृति मूलतः गर्म होती है, उसमें थोड़ा गुड़ या शक्कर मिला करके खा लिया करते थे। 3 दिन में कितना भयंकर जुकाम हो ठीक हो जाता था। तो ऐसे ये जो बड़े बुजुर्गों के जो नुस्खे हैं ना, ये बड़े काम के हैं। और औषधि तो हमने बता ही दी है। बाकी घी, हाँ, ठंडाई के साथ चिकनाई, घी और तेल आदि, ठंडाई और चिकनाई दोनों बड़ी खतरनाक है कफ रोगों में, इनसे बचना मेरे भाई। इतना कर लिया तो फिर कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, बुखार, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, दमा से लोगों का जो दम निकले जा रहा है वो एकदम टनाटन हो जाएंगे। थोड़ा आसन करो, थोड़े प्राणायाम करो, उष्ट्रासन कर लो, गोमुखासन कर लो, प्राणायाम कर लो। तो अगर आपको बहुत ठंडा पानी पीना बहुत पसंद है तो स्वामी जी जो कुछ बता रहे हैं उसका सार ये भी निकल रहा है कि ठंडे हो जाने के लिए तैयार रहिए। और ठंडा होना जो किस चीज़ की निशानी स्वामी जी ने बताया था, तो ठंडे पानी से खुद को बचाइए, बर्फ़ वाले पानी से भी खुद को बचाइए। अच्छा स्वामी जी देखिए, बहुत ठंडा पानी जो है वो अचानक शरीर में जब जाता है तो एक तरह का थर्मल शॉक सा लगता है शरीर को, क्योंकि जाहिर है शरीर का तापमान ज़्यादा है और एकदम से आपने चिल्ड वाटर डाल दिया अंदर तो एकदम से शॉक लगा। नसें जो हैं वो उस वक्त सिकुड़ती हैं, ब्लड सर्कुलेशन पर भी इसका असर पड़ता है। जबकि गुनगुना पानी जब शरीर में जाता है तो चूंकि बॉडी का जो टेम्परेचर उसके आसपास का गुनगुना पानी है तो बिल्कुल सब नॉर्मल रहता है मामला। अच्छा स्वामी जी, जिन लोगों को हाई बीपी और हार्ट की कमज़ोरी या फिर चक्कर या घबराहट जैसी शिकायतें हैं
उनके लिए कौन कौन से आसन ठीक हैं, बेहतर हैं, और उनके लिए पानी का कौन सा नियम ठीक होगा? ये जो आपने बोला ना हुसैन भाई, थर्मल शॉक, ये बड़ा खतरनाक है। इससे एक तो जोड़ों में दर्द होगा, तो अर्थराइटिस वालों के लिए तो ये आफत बन जाएगा। फिर ये एसिडिटी वालों की एसिडिटी एकदम बढ़ जाती है, हाइपर, वो उबलने लगते हैं। थर्मल शॉक लगने से एसिडिटी बढ़ती है, अर्थात पित्त भी बढ़ता है, वात भी बढ़ता है, कफ भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर का बैलेंस बिगड़ जाता है, या तो लो बीपी हो जाएगा या हाई बीपी हो जाएगा। तो लो बीपी हो जाए तो सामान्य पानी में ही थोड़ा शिलाजीत और तुलसी डाल करके पी लेना, थोड़ा उसमें सेंधा नमक भी मिला लेना, अश्वगंधारिष्ट खाने के बाद ले लेना। बीपी हाई हो जाए तो लौकी के जूस के साथ मुक्तावती या बीपी किट लेना, एकदम से नॉर्मल हो जाएगा। जब दर्दें होने लगे शरीर में तो योगराज, महायोगराज, गुग्गुल, त्रयोदशा गुग्गुल, अंदर से हड्डियाँ खोखली ऐसे भुरभुरी हो जाती है, तो लाक्षादि गुग्गल है, बहुत ही जबरदस्त है। और हाँ, इसी के साथ साथ जो है, जब नस नाड़ियाँ कमज़ोर पड़ जाए तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड भी दे देते हैं, अथवा अश्वगंधा और शतावर का प्रयोग कर लें, अथवा सहजना, इसमें बहुत ही अच्छा हो जाता है, मोरिंगा और स्प्रुलिना। तो ये जो आपने थर्मल शॉक बताया ना, वो बड़ा खतरनाक है। और हमने जो लोग मुटिया गए उनके लिए भी उपाय बता दिया है। अर्धहलासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन कर ले, बैठ के और कर लेंगे, स्थित कोणासन, चक्रियासन, उल्टे लेट की भुजंगासन, सलभासन। तो सब जगह संतुलन, वेट का भी संतुलन, बीपी का भी संतुलन। अच्छा, कुछ लोग ना बोले मेरा तो बीपी खत्म हो गया, बीपी खत्म हो जाएगा तो आदमी खत्म हो जाएगा, मेरा शुगर खत्म हो गया, शुगर खत्म हो जाएगा तो आदमी हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, कुछ कहते हैं। तो कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती है, सब कुछ बैलेंस रहता है। कोई आदमी कहे कि मेरे भीतर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म हो गया, और कोई कहता है कि मेरा बहुत बढ़ गया, दोनों ही मूर्ख और नादान है। काम बढ़ जाएगा तो व्यक्ति के संकल्प ही मर जाएंगे, उसके व्यक्ति के भीतर का क्रोध मर जाएगा तो उसके भीतर का शौर्य पराक्रम, चाहे सही कामों में तो उसको उत्साह रहना चाहिए ना, तो वो भी मर जाएगा। और आपकी लोभ बातें सुनकर मिट स्वामी जी जाएगा तो चिड़िया भी व्यक्ति बड़ी कुछ खुश हो करेगा रही ही है। नहीं, ऐसे ही पड़ा रहेगा। मोह मिट जाएगा तो प्रेम भी खत्म हो जाएगा। तो अच्छा स्वामी जी, साइंटिफिक अप्रोच की जो बात आप कह आज रहे थे, आपने बहुत आनंद करवाया, थैंक। हाँ, साइंटिफिक अप्रोच की आप बात जो कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात है वो, कि हर Scientific काम में approach। साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। लेकिन साइंस ने स्वामी जी हमारी जिंदगी में कुछ ज्यादा दखल भी दे रखा है। अब ये फ्रिज जो है, ये साइंसी तो है, अब इस साइंस की वजह से घर में बर्फ बन रही है, लोग बर्फ के चक्कर में अपने आप को बर्फ किए जा रहे हैं। अब मुझे याद आ रहा है स्वामी जी, आपने भी वो सारी चीज़ें देखी हैं, मैंने भी देखी हैं। घरों में नियामत खाना होता था, जालीदार एक चौकोर सा डिब्बा नुमा जिसमें चीज़ें रख दी जाती थी। घर में एक छीका लटका होता था जिस पे दूध की पतीली रख दी जाती थी, ना दूध खराब होता था ना दूसरी चीज़ें खराब होती थी। अब पता नहीं, अब वो सारी चीज़ें विलुप्त हो गई हैं, कहीं संग्रहालय में शायद रखी जाए, म्यूजियम में, और बताया जाए देखो पुरानी फ्रिज है भाई ये नियामत खाना। बहरहाल अब हर चीज़ का दुरुपयोग तो हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब गर्मी और उमस में स्वामी जी, शरीर हमारा जो अपना कूलिंग सिस्टम एक्टिव करता है और पसीना रिलीज करके खुद को कूल रखता है, लेकिन जब नमी ज़्यादा हो जाती है तो पसीना वाष्प नहीं बन पाता और फिर डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और किडनी पर प्रेशर बढ़ता है। ऐसे मौसम में साफ नॉर्मल पानी कितनी अहमियत रखता है और किडनी को हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या क्या किया जाए स्वामी जी? किडनी को हेल्दी बनाए रखने के लिए 3 उपाय बताता हूँ। एक तो गोखरू और धनिए का पानी बेस्ट है। दूसरा जौ का आटा या जौ का दलिया, उसके लिए बेस्ट है। तीसरा ये पॉइंट दबा लें हथेली के बीच में। वैसे जो पैदल चलते हैं और हमारी तरह से जो उल्टा भी चल लेते हैं, जो ऐसे चल लेते हैं ना, अब इसके लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे तो उनको तो यह को प्रेशर अपने आप ही हो जाता है। तो ये किडनी के लिए बड़ा अच्छा है। यहाँ से दोनों हाथों में, यहाँ से ये, और पैरों में ये तलवों के बीच में। तो गोखरू और धनिए का पानी
जौ के आटे की रोटी और लौकी और मूली। हम जब किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी का प्रोटीन लीकेज हो जाता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं भाई जौ का आटा लो और उसमें दोपहर को मूली की सब्जी और शाम को लौकी की सब्जी लो, और जौ का और गोखरू का पानी भी हम पिला देते हैं। हमने तो ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी गोलियां भी इसकी बना रखी है। और पानी, किडनी के रोगी होने पर तो जब क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पूरे शरीर में वाटर टेंशन ज़्यादा हो जाता है, तो जो है हम पानी कम पिलाते हैं। अन्यथा 2 से 2.5 लीटर पानी वो सबको पीने के लिए बोलते हैं। तो ये जल ही जीवन है और जल औषधि भी है। हाँ देखो, ये अब इधर ठीक था मेरे, इधर जो है इसका मतलब मैंने भी अभी पानी कम पिया, ठीक भी होगा। इधर हल्का सा दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो तो 5 साल पहले ही पता लग जाता है, अरे ये तो दवा थी, ठीक भी हो गया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी आई थी, तो एनर्जी बैलेंस हो गई यहाँ से दबाने से। ऐसे थैंक यू, याद दिला दिया करो कभी कभी आपको प्रेशर भी इससे किडनी ठीक रहती है, इससे थायराइड ठीक रहता है, यहाँ से हार्ट ठीक रहता है, यहाँ से पेनक्रियास ठीक रहता है, यहाँ से स्ट्रेस ठीक होता है। हाँ, इसलिए यहाँ इसमें रिंग फिंगर जो है ना, यहाँ पहनाने से उससे एनर्जी बैलेंस हो जाती है। 2 एनर्जियों का नहीं तो आपस में टकराव हो जाए तो फिर जो है जय सिया राम, सिया और केतन। अब आज अरे एक क्या हुआ, जोड़ा पहाड़ में हथकड़ी लगा करके एक दूसरे को चल रहा था। हमने बोले भाई ये क्या कर रहे हो? बोला धक्का मारेगी तो दोनों पड़ेंगे। ये भी ठीक है स्वामी जी। क्या जमाना आ गया हुसैन भाई, रिश्तों का कत्ल हो रहा है। पति पत्नी, भरोसा माता टूट पिता। रहा है, एक बेटे खत्म ने हो रहा जा करके अपने बाप को कत्ल कर दिया, मंदिर में दिया जला रहा था, उसका दिया बुझा दिया, बोले जी, इसने मेरी जी, पत्नी भगवा दी। ये पत्नी को बहुत डांटता था। माने माता पिता, पति पत्नी, गुरु चेले, गुरु जी ने चेले को, कई बार चेले ने गुरु को ठिकाने लगा दिया कि जल्दी संपत्ति मिल जाएगी, उत्तराधिकारी बन जाऊंगा। कई बार पॉलिटिशियन लोग तो ठिकाने लगाते ही रहते हैं। अब इसमें मैं ज़्यादा चर्चा करूंगा तो बड़े बवाल होने की संभावना है। बहुत लोग बहुतों को ठिकाने लगाते हैं। योग करेंगे ना तो लोगों में प्रेम बढ़ेगा, आत्मवत दृष्टि बढ़ेगी, शुचिता आएगी, किसी से बैर नहीं करेंगे। आप तो अयोध्या जी से हैं, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलाई स्वधर्म निरत श्रुति नीति, संस्कृति ने गमे महिमा श्रुति ने विराजी। स्वामी जी, कहा तो ये जाता था कि वहाँ कोई दैविक भौतिक ताप से परेशान नहीं होता, लेकिन आजकल लोग बड़ा परेशान हैं। आजकल बहुत थाने और जेलों के चक्कर लग रहे हैं वहाँ पे। खैर वहाँ से निकलते हैं, हम लोग अपने विषय पे आते हैं। स्वामी जी, इस वक्त करीब करीब पूरे देश में मानसून एक्टिव है, हर तरफ बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा मौसम भी है, लेकिन जगह जगह पानी भरा है, उसकी अलग मुसीबत है। लेकिन इस मौसम में स्वामी जी पानी के दूषित होने का खतरा भी बहुत होता है, और पानी एक बार कंटामिनेटेड हुआ, दूषित हुआ, तो उससे फिर डायरिया, टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस ए जैसे इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो लंबे वक्त तक स्वामी जी केमिकल या हैवी मेटल वाला पानी अगर कोई ले रहा है तो जाहिर उससे लिवर किडनी पर बुरा असर पड़ रहा है। तो ज़रा बॉडी को डिटॉक्स करने का कोई उपाय भी ज़रा लोगों को बता दीजिए। 3 तरह से भट्ठा बैठ रहा है। एक तो जो है पहले तो कुएं का पानी पीते थे, और जो है कुछ जगहों को छोड़ करके जहाँ बहुत अलग अलग प्रकार के मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती थी वो अपवाद था। बाकी कुएं का पानी बड़ा अच्छा था। अब लोगों ने धरती के अंदर ना अपनी इंडस्ट्रियों का पानी जो है ना धरती के रगों में डाल दिया, बड़ा खतरनाक हो रहा है। दूसरा, फिर ये जो गंदा पानी उसको साफ़ करने के लिए जो नेचुरल प्रोसेस होते थे उनको लोग भूल गए, वापस कुछ लोग उनको रीस्टेब्लिश कर रहे हैं। तीसरा जो है, जो आप जो बोतल बंद पानी पी रहे हैं उसमें तो इतने माइक्रो प्लास्टिक होते हैं। और कौन सा पानी जो साफ़ करके पीते हैं ना, आर ओ वाटर, उधर से अलग अलग लोग किसी में हेमा मालिनी ऐड करने आ रहे हैं, किसी में सचिन तेंदुलकर ऐड करने आ रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त मामला है। पानी में भी जो है मामला गड़बड़ा गया है। तो ये ज़्यादा आरओ वाटर ये भी सारे उसके मिनरल्स को निचोड़ दे रहा है। इसलिए वापस कहूँगा, इसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। हर जगह अति सर्वत्र वर्जय। तो भाई समझदारी तो इसी में है। देखो, हम तो जब हरिद्वार में रहते हैं, हमारे यहाँ पर
एक नामधारी भैणी साहब में, भैणी साहब या भैणी साहब बोलते हैं, वो गुरुजी और बहुत सारे से संप्रदाय हैं, कुएं का ही पानी पीते हैं। तो हम भी हरिद्वार में जब रहते हैं तो कुएं का पानी पीते हैं, घड़े का ही पानी पीते हैं, बोतल का पानी हमने पीना बंद कर दिया है। तो जल जो है ना, वात और कफ रोगों में थोड़ा गुनगुना, पित्त रोगों में नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का, या फिर जो है मेडिकेटेड वाटर, हमने कई तरह के बताए। इस तरह से आज से ये चीज़ें करेंगे तो जल जीवन भी है और जल औषध ही नहीं, परम औषध का काम करेगा। बहुत चैलेंज है स्वामी जी अब इस बात में, चूंकि शहरों में तो आरओ लगाने के अलावा कोई ऑप्शन लोगों के पास बाकी बचा नहीं है। जो सप्लाई हो रही है पानी की, वो पानी इस लायक है नहीं है। तो अब इसका कोई रास्ता, लैट्रिन वाला पानी जो पीने वाले पानी के साथ मिक्स होकर के आ जाता है, लोगों की मौत हुई है। अब कोई रास्ता आप सुझाएंगे तो फिर उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन ये तो है कि गंदे पानी की वजह से लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, स्किन का इन्फेक्शन, एलर्जी, खुजली, ये सारी दिक्कतें हैं। तो स्वामी जी कोई घरेलू लेप, कोई उपाय बता दीजिए जो स्किन एलर्जी में काम जरा आए। हाँ, ये बताते हैं। हेपेटाइटिस के लिए तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी के लिए खाली पेट लिवोलिन खाने के बाद लिवामृत, और पूरे चमड़ी पर न सोराइसिस, एक्जिमा और बहुत तरह की दिक्कतें उभरती है, इसमें भी पानी की बड़ी भूमिका रहती है। तो इसमें खाली पेट, गोधन, अर्क, नीम घनवटी, कायकल, पुटी, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट अपनी आवश्यकता के अनुसार ले लेना। फिर जो है इसमें डायरिया हो जाए तो खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कोडजारिस्ट, कोटज घनवटी ले लेना। और इसमें जो है ये किसी को टाइफाइड जैसी स्थिति बन जाए तो मुनक्का, खूब कला और अंजीर, इसका काढ़ा बना करके पी लेना। 2 अंजीर, 2 ग्राम खूब कला और 5 से 10 मुनक्का, इसका काढ़ा बना करके पी लेना। नहीं तो हमने इसके लिए एक रेडीमेड भी दे दिया है सबको उपाय। तो फीवोग्रिट और टाइफोग्रिट, फीवर के लिए और टाइफाइड के लिए। फिर ये जो दूषित पानी पीने से आदमी की आंतें कमज़ोर होती हैं, तो आंतों के लिए एक तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो करना ही है। ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट वाले, ये बड़ा अच्छा है। और दूसरों के दबा दिया करें, माता पिता के, बड़े बुजुर्गों के, बड़े भाई के, ऐसे पैर दबा दिया करें। पहले ना ये सब किया करते थे एक दूसरे को, इससे प्रीति भी बढ़ती थी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। और जो है थोड़ा चला करें, सुबह सुबह रनिंग किया करें, वॉकिंग किया करें। उससे भी चलने से, हमारे डॉक्टर सरीन जी एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं पेट के, वो कहते भैया ये जो है ना, आपके जो दाएं बाएं जो 2 पैर है ना, ये आपके नर्स का काम करते हैं, ये आपके डॉक्टर का काम करते हैं, ये आपकी छोटी बड़ी आंतों को चलाते हैं। सच में चलने से अपने आप जब दौड़ते हैं तो आंतों की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है तेज़ी से चलना और दौड़ना। कई बार किसी के नड़े भर जाते हैं, उनको थोड़ा धीरे चलने के लिए ज़रूर बोला जाता है। तो ये बातें बड़ी छोटी छोटी हैं लेकिन बड़े काम की। और आप भी कभी पानी के बहाने से, कभी मौसम के बहाने से, कभी किसी बीमारी के बहाने से लोगों को रोज़ स्वस्थ जीवन जीना सिखाते हैं। थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू रजत शर्मा जी, ऋतुजू और हुसैन भाई, अनीता जी। ये बहुत बड़ा लोक कल्याण का काम। मैं सुबह सुबह भविष्यवाणी, योगवाणी से लेकर के और दिन भर जो है कॉफी पर कुरुक्षेत्र राज धर्म से लेकर के योग धर्म और आज की बात आपकी अदालत तक। इंडिया टीवी भी भाई गजब का टीवी है साहब। इसमें इंडिया भी है, इसमें भारत भी है, इसमें योग भी है, सनातन भी है, इसमें अद्यतन विरासत भी है, विकास भी है, सब कुछ है। योग कर्म योग। स्वामी जी देखिए, आयुर्वेद ये कहता है कि पानी का जो तापमान है वो वात, पित्त और कफ और पेट की अग्नि के हिसाब से तय होना चाहिए। हर किसी के लिए बर्फ वाला, नॉर्मल या गुनगुना पानी एक जैसा असर नहीं रख सकता। तो आखिर में प्राणायाम करते करते स्वामी जी समझाइए कि किस प्रकृति वाले व्यक्ति को किस तरह का पानी इस्तेमाल करना है। हाँ, एक तो पानी के बारे में जैन परंपरा में कहते हैं दृष्टिपूतम, जो है पैर चलते समय ना आगे नज़र रख करके चलना चाहिए। दृष्टिपूसम निषेध पादम, और पानी को छान करके पीना चाहिए। तो जैन परंपरा में जो भी जैनियों का घर होगा ना, हर नल के नीचे एक जाली सी लगी रहेगी, तो उस जाली को समय समय पर धोते रहते हैं, साफ करते रहते हैं। फिर मुझे
ज़्यादातर महापुरुषों ने बताया पानी को उबाल करके पीना चाहिए। पानी को उबाल करके पीने से जब उसको रख देते हैं तो बहुत से जो उसके अपशिष्ट हैं ना वो काफ़ी उससे दूर हो जाते हैं। तो आयुर्वेद की दृष्टि से पानी को उबाल करके और जैनिज्म की दृष्टि से पानी को छान करके पीना चाहिए। वात रोगियों को, कफ रोगियों को थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए। पित्त रोगियों को नॉर्मल पानी पीना चाहिए। और उसमें भी हमने मेडिकेटेड वाटर में सिंपल सा बता दिया कि यदि वात और पित्त का रोग है तो थोड़ा पानी में एलोवेरा मिला लो थोड़ा सा, और कफ का रोग है तो थोड़ा मुलेठी। तो बिल्कुल सिंपल है, सबको उपलब्ध है ये बातें। जिनको बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ है तो मोती पिष्टि मैंने प्रयोग किया। जिनका शरीर उबलता रहता है, ज्वालामुखी की तरह मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो मोती पिष्टि एक चुटकी भर रात को डाल दी और चांदी के बर्तन में भिगो दिया। चांदी के बर्तन में भिगोने से जिनकी पित्त की प्रकृति है और जिनकी वात और कफ की प्रकृति है, सोने के पात्र में अथवा नॉर्मल पानी के घड़े में ही सोना और चांदी का सिक्का डाल दो। उससे उसका औषधीय गुण, उसकी जो ऊर्जा तरंगे है पानी की, आजकल तो पानी के नाम पर लोगों ने 5-5, 10-10 हज़ार के जो है वो कुछ ऐसे किट टाइप बना रखी है तो पानी को शुद्ध करने के नाम पर, हवा को शुद्ध करने के नाम पर, और स्वामी जी, धंधा भी चला रखा लोगों ने। पानी लेकिन हम पीने उस का धंधे की इंसानी बात तरीका कर नहीं रहे है। ये नहीं कि लेकिन बोतल खोली और गट 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 पेट वाले टैंकर में उंडेल लिया। हमने बड़ों को देखा कि वो कटोरे में पानी पीते थे ताकि धीरे धीरे सिप्स करके बॉडी के अंदर जाए। और पानी ऊपर से नहीं पीना चाहिए, पानी मुंह के लगा करके पीना चाहिए। गड्ढ गड्ढ पानी पीने से वात बढ़ता है। मुंह के लगा करके पानी पीना चाहिए, खड़े होकर के पानी पीना चाहिए और ऐसे बैठ करके पानी पीना चाहिए। अब बोतल का भी कोई ऐसे पी रहा है, मानिए लेमन वाटर है अभी ऐसे भी पी रहा है ना, तो इसको बोतल को भी पीना है ना तो ऐसे मुंह लगा करके पीना चाहिए, आराम आराम से, ताकि घूट घूट पानी करके पीना चाहिए। कुछ ऐसे ऊपर से डालते हैं, इससे वात बढ़ता है और खड़े लंबे समय तक खड़े रह करके पानी पीने से अर्थराइटिस बढ़ जाता है। तो पानी का ऐसे पूरा बैठ के विज्ञान पीना स्वामी जी आज के चाहिए। कार्यक्रम में जो हमने नहीं लोगों को हमारी बता तरह दिया से। है। अब आपसे इजाजत लेने का समय भी हो रहा है। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।